हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी जिसका नाम है सिंहासन की छाया। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भाग 1, शक्ति का आह्वान। उत्तर भारत के विशाल गंगा यमुना मैदानों में स्थित एक समृद्ध राज्य था, सत्यगढ़। वहाँ का सम्राट था महेंद्र वर्मा, वृद्ध, न्यायप्रिय, परंतु अब धीरे धीरे समय के सामने झुकता हुआ। राज्य के पश्चिमी सीमा पर हाल में ही आक्रमण हुआ था। एक विद्रोही गुट ने चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस युद्ध में एक योद्धा चमका। उसका नाम था वीर भानु। न सिर्फ एक महान तलवारबाज बल्कि सम्राट का प्रिय सेना नायक भी। रणभूमि में धूल, रक्त और ललकार की गूंज के बीच वीर भानु की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसके साथ था उसका परम मित्र धृतराष्ट्र, एक शांत समझदार सेनापति जो हमेशा नीति और संयम की बात करता था। जैसे ही अंतिम शत्रु गिरा, रण का शंखनाद हुआ। विजयी सेना लौट चली, अपनी भूमि को फिर से सुरक्षित कर चुकी थी। वापसी के मार्ग में जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में रक्तिम आभा फैली हुई थी, वीर भानु और धृतराष्ट्र एक वनखंड से गुजर रहे थे। तभी कोहरे के बीच से 3 साधु आकृतियां प्रकट हुई। उनकी देह रात से ढकी थी, आंखें चमकती और स्वर मानव और अमानवीय के बीच का था। वे बोले, वीर भानु, तू अभी सूरवीर है, पर शीघ्र राजा बनेगा राजा। तू होगा सत्यगढ़ का अधिपति, परंतु तेरा राज्य रक्त से सिंचित होगा। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गया। ये कौन है? वह फुसफुसाया। वीर भानु की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। भविष्य का स्वप्न अब उसका सपना बन चुका था। राजमहल लौटने पर सम्राट महेंद्र वर्मा ने उसे गले लगाते हुए कहा, वीर भानु, तुमने राज्य की राज बचाई है। इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें उत्तर रक्षक की उपाधि देता हूँ। सारे राज दरबार में जयघोष हुआ, परंतु वीर भानु की आंखें दरबार से कहीं आगे देख रही थी, राज सिंहासन की ओर। उस रात महल के एक कक्ष में वीर भानु अपनी पत्नी राजेश्वरी दीपक के सामने बैठी हुई थी। वह राजनीति की गूढ़ जानकार थी, प्रेम और शक्ति को समान रूप से जानने वाली। जब वीर भानु ने उसे 3 साधुओं की बात बताई तो राजेश्वरी के होठों पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यदि भाग्य ने संकेत दिया है तो तुम्हें अब साहस दिखाना होगा। सिंहासन किसे मिलता है, ये न्याय नहीं साहस तय करता है। वीर भानु चुप रहा, लेकिन उसके हृदय में एक तूफान उठ चुका था। वीर भानु अब 2 व्यक्तियों में बढ़ चुका था, एक जो सम्राट महेंद्र वर्मा का आज्ञाकारी सेवक था और दूसरा जो उसके स्थान पर बैठना चाहता था। धृतराष्ट्र ने एक दिन पूछा, क्या तुझे सच में लगता है कि साधुओं की बातों का अर्थ यही है कि सम्राट को हटाना चाहिए? वीर भानु ने चुप्पी साध ली, पर चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। भाग 2, रक्त की पहली सीढ़ी। राजमहल में दिन सामान्य गति से बीत रहे थे, पर वीर भानु के भीतर एक चुपचाप उठा हुआ तूफान पल पल तेज हो रहा था। रात के गहन अंधकार में जब शंख और घंटे भी शांत हो जाते हैं, वीर भानु अपनी कक्ष की बालकनी से महल के ऊपरी भाग को देखता, जहां सम्राट महेंद्र वर्मा का शयन कक्ष था। क्या वाकई मुझे सिंहासन का अधिकार है? मैंने शत्रु को हराया, सीमाओं को बचाया, क्या यही मेरा उत्तर? राजेश्वरी ने एक दिन उसे घिरते हुए कहा, याद रखो, एक सपना जो केवल मन में है वह बस भ्रम है। उसे हकीकत बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक रात जब सम्राट दरबार में घोषणा की कि युवराज प्रभाकर को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, वीर भानु के भीतर कुछ टूट गया। राजेश्वरी ने उसी रात उसका हृदय और मन पूरी तरह से बांध लिया। सम्राट वृद्ध है, अब विवेक नहीं केवल परंपरा से चल रहे हैं। प्रभाकर एक कोमल हृदय है, राज्य नहीं चला सकता, लेकिन तुम तो वह हो जो उसे बचा सकते हो। पर कैसे? वह उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, बस एक रात, एक निर्णय और सदा के लिए सत्ता तुम्हारी। राजमहल में अगले सप्ताह राज्योत्सव की तैयारी थी। सम्राट महेंद्र वर्मा ने वीर भानु को व्यक्तिगत में रात्रि भोज पर आमंत्रित किया।
यह वह रात थी जो भविष्य बदलने वाली थी। राजेश्वरी ने उसकी तलवार को तेल से चमकाया और फुसफुसाई, समय चल रहा है, देर हुई तो यह सिंहासन किसी और का हो जाएगा। वीरभानु का हृदय कांप रहा था। हाथ कांपते नहीं थे पर आत्मा टगमगाती थी। जब वह सम्राट के कक्ष में पहुंचा तो वृद्ध महेंद्र वर्मा ने उसे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरा सबसे विश्वास पात्र है। प्रभाकर को भी मैंने तेरे जैसा बनना ही सिखाया है। इस वाक्य ने सब कुछ उलट दिया। अगले ही क्षण कच्छ में एक गूंज उठी, एक तलवार की धार और एक चीख। सम्राट अब जीवित नहीं थे। वीरभानु ने कच्छ का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया था। राजेश्वरी ने सब व्यवस्था पहले से ही कर दी थी। राजमहल में सुबह होते ही शोक की लहर फैल गई। धतराज, जिसने यह हत्या होते हुए देखा नहीं था, किंतु वीरभानु की आंखों में भरा अपराध जान गया और बोला, मित्र, तू कुछ छिपा रहा है। वीरभानु ने केवल कहा, समय सबको शांत कर देता है। 3 दिन बाद दरबार की सभा हुई। वृद्ध सम्राट की मृत्यु को रात्रिकालीन हृदयघात घोषित किया गया। राज्य के मंत्रियों और सेनापतियों ने आपसी सहमति से कहा, सत्यगढ़ की रक्षा और नीति के लिए वीरभानु ही उत्तराधिकारी हो। और फिर हुआ राज्याभिषेक। वीरभानु को चंदन का तिलक लगाया गया, सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। राजेश्वरी अब राजमाता नहीं, स्वयं महारानी थी। परंतु उस चांदी के मुकुट के नीचे जो चेहरा था वह पहले जैसा नहीं था। उस पर केवल रक्त और पछतावे की हल्की सी परछाई थी। भाग 3, पछतावे की परछाई। राज्याभिषेक के कुछ सप्ताह बीत गए थे। सत्यगढ़ अब राजा वीरभानु के अधीन था। महारानी राजेश्वरी की सलाह पर नीतियां बदली, सेना का पुनर्गठन हुआ और दरबार में शक्ति का एक नया केंद्र स्थापित हुआ। किंतु एक चीज नहीं बदली, वीरभानु का अंतर्मन। रातों को वह नींद में कांप जाता था। सम्राट महेंद्र वर्मा की मृत्यु का दृश्य हर बार उसकी आंखों में कौंधता। मुझे क्षमा करें, आपने मुझे जीवन दिया और मैंने नहीं, यह सब भविष्य का खेल है। मैं इसका मोहरा मात्र हूँ। लेकिन इस शब्दों का बोझ हल्का नहीं था। राजेश्वरी जो पहले शांत सलाहकार थी, अब सिंहासन में बराबर की शक्ति चाहती थी। वह राज्य के मंत्रीगणों पर प्रभाव जमाने लगी और धीरे धीरे वीरभानु से दूर होती गई। उसका संवाद अब योजना से नहीं, आदेशों से होता था। अब हमें दक्षिण के सीमांतों पर अधिकार जमाना चाहिए। अब नीति नहीं, शक्ति बोलनी चाहिए। वीरभानु थका हुआ था, बाहर से एक राजा पर भीतर से एक अपराधी। धतराज ने दरबार से कुछ दूर स्थित अर्जुनाश्रम में एकांत साधना लेना शुरू कर दिया। वह अब राज्य की नीति से विमुख था। परंतु एक दिन जब वह वापस लौटा तो उसने महल के सेवकों की कुछ बातें सुनी। राजा की आंखों में नींद नहीं है। महाराज अक्सर आधी रात को अकेले मंत्र पढ़ते हैं। कुछ तो बात छिपी है। धतराज जान गया कि कुछ गलत है और यह गलती छोटे स्तर की नहीं है। सम्राट का पुत्र प्रभाकर राज्य के किले में कैदी की तरह रखा गया था। राजेश्वरी को डर था कि वह कोई विद्रोह न खड़ा कर दे, परंतु वीरभानु ने उसका वध नहीं किया क्योंकि उसका हृदय अभी पूरी तरह से पत्थर नहीं बना था। एक रात जब बारिश तेज होती है और सुरक्षाकर्मी दीपकों के पास शरण ले रहे होते हैं, प्रभाकर महल से निकल भागा। धतराज ने उसकी सहायता की थी। राजा बन सकता है तो न्याय की बात करे, हत्या की नहीं। प्रभाकर अज्ञात दिशा में चला गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपने नाम से पूर्वी सीमाओं पर सेना जुटाने लगी। राजमहल के एकांत कक्ष में वीरभानु अब नियमित रूप से अकेला रहने लग गया था। उसके कमरे की दीवारें चुप थी, लेकिन उसका अंतःकरण नहीं। वह कभी कभी महेंद्र वर्मा की परछाई देखता था। यह शायद केवल भ्रम था। मैंने यह राज्य लिया, पर मैं वह आत्मा खो बैठा जिसने पाने की चाह की थी। राजेश्वरी अब दलवार की रानी थी, पर पत्नी नहीं। धतराज सब सलाहकार नहीं, मौन आलोचक था। प्रभाकर अब खतरे का नाम बन चुका था। एक दिन फिर वीरभानु ने उस वन से गुजरा जहाँ पहले 3 मुनि मिले थे। कोहरा फिर से फैला और वो फिर से प्रकट हुए, पर अब उनका स्वर मध्यम नहीं, कठोर था। हमने तुझे राजा बनाने का मार्ग दिखाया, पर तू पट से भटक गया। सिंहासन तक पहुंचना कठिन नहीं, उसे संभालना कठिन है। अब भाग्य फिर से घूमेगा।
देखना अंधकार लौटेगा। भाग 4 विद्रोह की आग। सत्यगढ़ के सीमांत गांवों में एक नाम तेजी से फैल रहा था, प्रभाकर। राजा महेंद्र वर्मा का उत्तराधिकारी अब राजपुत्र नहीं जननायक बन चुका था। उसने युद्ध की नहीं न्याय की बात करी, पर उसके पीछे थी एक संगठित सेना, किसानों, पुरानी रक्षकों और वफादारों की। धतराज जो अब महल छोड़ चुका था उसी के साथ था, एक आदर्श की लौ लिए हुए। महल में बैठा वीरभानु अब चारों ओर से घिरता जा रहा था। मंत्रिमंडल में बिखराव शुरू हो चुका था। राजेश्वरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा, कटु और भयावह हो चुका था। वह दीवारों से बातें करती, गहनों को शाप देती और कभी कभी दर्पण में महेंद्र वर्मा की छाया देखने लगती। क्या तुमने देखा है? उसने हमें देख लिया है। यह सिंहासन स्थापित है। राजमहल में भय फैलने लगा। सेवक तक अब रास्ता बदल कर चलने लगे। एक रात जब पूर्वी सीमाओं पर विद्रोहियों की टुकड़ी ने एक छोटी सी किलेबंदी जीत ली तो वीरभानु को निर्णय लेना पड़ा। अब यह युद्ध है और युद्ध में या तो राजा बचता है या उसका भ्रम। उसने सेनाओं को लामबंद किया, खुद घोड़े पर चढ़ा। पर वह अब भी योद्धा था, पर राजा नहीं। लड़ाई से पहले की रात वीरभानु अकेले शिविर में बैठा था। उसके सामने जली हुई मशालें थी, हाथ में वही तलवार जिससे उसने महेंद्र वर्मा की हत्या की थी। क्यों ये धातु अब भारी लगती है? क्या मेरा राज्य कभी मेरा था? वहीं पास में एक बूढ़ा साधु आया, धतराज नहीं, न मुनि, बल्कि एक आम पुरुष, जो उसकी आंखों में देखकर बोला, एक राजा जो अपने कर्तव्य से डरे वह तलवार से नहीं पश्चाताप से मारा जाता है। अगली सुबह गंगा के किनारों के मैदानों में धुंध छाई हुई थी। प्रभाकर की सेना संगठित थी, नैतिक शक्ति थी और जनबल के साथ। वीरभानु के पास संगठित सैन्य बल था पर बिखरती आत्मा। धतराज अंतिम बार उसके सामने आया। यदि तुम्हारा युद्ध खुद से है तो मैदान में जाना आत्मघात होगा, वीरभानु ने कहा। मैं लड़ूंगा खुद से, भाग्य से और उस छाया से जिसने मुझे चुना। और फिर ढोल बजे, तलवारें टकराई और धूल उठा। युद्ध का अंत कुछ ही घंटों में हो गया। वीरभानु घायल पड़ा था, उसके चारों ओर रक्त और राख थी। प्रभाकर उसके पास आया, आंखों में क्रोध नहीं करुणा थी। वीरभानु ने देखा, तू जीत गया, लेकिन ध्यान रहे यह सिंहासन भी एक सांप है, इसे संभालने के लिए खुद को हर दिन मारना पड़ता है। और फिर उसकी आंखें शांत हो गईं। उसका शरीर वहीं गंगा की रेत पर विलीन हो गया। महल में जब यह समाचार पहुंचा, राजेश्वरी हंसने लगी। तो वो गया, पर अब मैं क्या करूंगी? वह दीवारों से टकराई, अपने गहनों को तोड़ा और अंततः महल के सबसे ऊंचे बूझ से छलांग लगा दी। राजेश्वरी एक शक्ति की देवी थी, उस अपने ही पाप की आग में जल गई। प्रभाकर को सिंहासन मिला, धतराज को उसका सलाहकार बना। सतगढ़ में न्याय लौट आया। राजमहल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर राजा बनने वाले को पहले महेंद्र वर्मा, वीरभानु और प्रभाकर की कथा सुननी पड़ती थी। भाग 5 उपसंहार। धूप, छाया और समय। समय बीता। सत्यगढ़ अब प्रभाकर के अधीन था, जो राजा कम न्याय का सेवक अधिक था। उसने पहला आदेश यह दिया कि कोई भी सम्राट अब एकमात्र सर्वोच्च नहीं होगा। उसके पास सलाहकारों का मंडल होगा, जिसमें जन, सेना और ज्ञान तीनों का प्रतिनिधित्व होगा। धतराज ने इसे सत्ता व्यवस्था का नाम दिया, जो कि न केवल शक्ति को संतुलित करती थी बल्कि उसे उत्तरदायी भी बनाती थी। महलों में वीरभानु का नाम अब धीरे धीरे शब्दों से कथा बनने लगा। कुछ लोग कहते थे वह एक साहसी योद्धा था जो भक्त के हाथों मारा गया। कुछ कहते एक क्रूर राजा जिसने लालच के लिए सब कुछ गंवाया। पर बुजुर्ग फुसफुसा कर कहते उसने जो किया वो जमाना करवाता है, और फिर उसकी कीमत चुकाई। सत्यगढ़ के राजमहल में उसकी एक मूर्ति नहीं बनी, पर हर नई पीढ़ी के राजकुमार को उसकी कहानी सुनाई जाती थी, न ज्ञान के लिए बल्कि सावधानी के लिए। राजेश्वरी के नाम पर कोई स्मारक नहीं बना। वह लोकगीतों में जीवित रही, कभी एक नागिन, कभी एक तपस्विनी और कभी एक प्रेतात्मा के रूप में। सत्यगढ़ की स्त्रियां आज भी कहावत कहती हैं, राजेश्वरी जैसी बुद्धि चाहिए तो मन में छाया भी संभालो।
उसके नाम में अब स्त्री शक्ति और सत्ता की भयानकता दोनों समाहित थी। कहा जाता है एक दिन प्रभाकर ने वन में यात्रा की और वही 3 मुनि फिर प्रकट हुए। उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराए। सिंहासन पर बैठा वह जिसने कभी नहीं मांगा, यह है सही उत्तराधिकारी। अब सत्यगण को कुल काल की शांति मिलेगी। और वे धुएं में विलीन हो गए, जैसे कोई कहानी अपनी आखिरी पंक्ति पर समाप्त होती है। सत्यगण अब केवल एक राज्य नहीं था, एक नजीर बन गया था, जहां सत्ता ने 2 रूप दिखाए। एक वीरभानु का जो शक्ति से ऊपर उठा और फिर उसी में डूब गया, एक प्रभाकर का जो सेवा से शुरू हुआ और सेवा में ही राजा बना। कहानी का नैतिक संदेश: सत्ता वह दीपक है जो मार्ग भी दिखाता है और जलाता भी है। यदि उसमें जीने वाला अपनी अहंकार की लौ लेकर जाए तो वह स्वाहा हो जाएगा, परंतु यदि वह सेवा की बात ही लेकर जाए तो पूरा राज्य रोशन हो सकता है। और कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।